हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं विकास चौधरी, जीके बाई वीके चौधरी 16 MD अपना चैनल है। तो हॉर्टिकल्चर का एक आगे का पार्ट लेके फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। कल अपने नींबू वर्गीय जो फसलें थी वो कर रहे थे, तो नींबू वर्गीय फसलों के बारे में ऑल ओवर हमने कल जानकारी प्राप्त की थी। अब नींबू वर्गीय फसलों का पार्ट 2 है, जिसमें अपने कल कागजी नींबू चल रहा था। कागजी नींबू के बारे में हमने बात की थी। कागजी नींबू का बॉटनिकल नेम सिट्रस ओरेंटिफोलिया है। कुल कौन सा इसका रूटेसी है। उत्पत्ति क्षेत्र भारत। विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? अपने भारत में होता है। अब अपने आज पढ़नी है कागजी नींबू की किस्में। तो ये हमारा नींबू वर्गीय जो फसल है उनका पार्ट 2 आपका रहेगा। तो देखिए नींबू वर्गीय पार्ट 2, इसमें हम पढ़ रहे थे कागजी नींबू। नींबू के अंदर खुशबू किस कारण आती है? कल मैंने आपको बताया था सिट्रेल या सिट्रिल के कारण नींबू के अंदर खुशबू आती है। संतरे के अंदर खुशबू वेलेंसिन के कारण आती है, ये भी बात हमने कल कर ली थी। ठीक है, इसके अलावा इनके अंदर कड़वापन भी पाया जाता है। ठीक है, उसके बारे में भी हमने बात की थी। तो आज अपने पढ़ेंगे कागजी नींबू की किस्में। तो नंबर 1 बात सीधा सा प्रश्न बनता है आपका, पहले वो लिख लीजिए फिर किस्में अपने पढ़ेंगे। तो प्रश्न आपका ये बनता है कि नींबू वर्गीय जो फसलें हैं इनका राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान नींबू का कहाँ है? नागपुर। और नागपुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है आपका? महाराष्ट्र में। नींबू तो न से नींबू, न से नागपुर, महाराष्ट्र। नींबू वर्गीय फसलों का राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इसका नागपुर महाराष्ट्र में है। कहाँ है? नागपुर महाराष्ट्र में। आज पढ़ेंगे अपने कागजी नींबू की किस्में। किस्मों की बात करें, कैकाबाई, कक्काबाई, लेमन लेसी, लेमन लेसी, ये आपकी नींबू वर्गीय जो किस्में हैं उनकी ट्रिक होगी। कैकाबाई, लेमन लेसी, कैकाबाई, लेमन लेसी। तो कैसे कागजी, ये भी किस्म किसकी है? कागजी नींबू। नंबर 2 कागजी कला, बा से 12 मासा, ई से इंदौर सीडलेस, नाम से ही सीडलेस समझ गए तो बीज रहित, इंदौर सीडलेस। लेमन, पंत लेमन फर्स्ट, कैकाबाई, लेमन लेसी। तो लेसी आपका साइलेंट रह जाएगा। कागजी नींबू, कागजी कला, 12 मासा, इंदौर सीडलेस, पंत लेमन फर्स्ट। ये क्या है? नींबू की किस्में हैं। कैकाबाई, लेमन लेसी। नहीं मैं कौन लूँ तो कौन लेसी? विक्रम लेसी। तो नेक्स्ट किस्म आ जाएगी विक्रम, प्रमालिनी, विक्रम और प्रमालिनी। ये भी किसकी किस्म है? नींबू की किस्म है। फिर आ गई आपकी जय देवी, ये कहाँ की है? तमिलनाडु। और फिर आ गई आपकी तेनाली। कौन सी किस्म आ गई? तेनाली। ये भी किसकी है? नींबू की किस्म है। कौन सी? तेनाली। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो जय देवी है तमिलनाडु से है और तेनाली कहाँ से है? आंध्र प्रदेश से। तेनाली कहाँ से निकली है? आंध्र प्रदेश से। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कैकाबाई, लेमन लेसी ना
मैं कौन लूँ, तो कौन लेसी, विक्रम लेसी, प्रमालिनी लेसी, तेनाली लेसी और जयदेवी लेसी। शाबाश बोलना। केके बाई लेमन लेसी ना, मैं कौन लूँ, तो कौन लेसी, विक्रम लेसी, प्रमालिनी लेसी, जयदेवी लेसी और तेनाली लेसी। नींबू कौन लेसी, विक्रम, प्रमालिनी, जयदेवी, तेनाली। शाबाश। तो ये नींबू, कागजी नींबू की प्रमुख किस्में, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर अपने आगे चलते हैं। तो इसको रफ कर देता हूं मैं, ठीक है। नींबू राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ है, नागपुर महाराष्ट्र में। किसमें, केके बाई लेमन लेसी, तो कैसे, कागजी नींबू, कागजी कला, 12 मासा, इंदौर सीडलेस, पंत लेमन फर्स्ट, विक्रम, प्रमालिनी, जयदेवी तमिलनाडु की है और तेनाली आंध्र प्रदेश की है। तेनाली कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की। और भारत में सबसे ज़्यादा नींबू कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं कि जो कुछ किस्में हैं, जैसे जयदेवी, जयदेवी, मार्कर चेंज कर लेता हूं मैं। ये ठीक है। जैसे जयदेवी कहाँ से निकली है, तमिलनाडु से। सबसे सुगंधित किस्म, नींबू की सबसे सुगंधित किस्म है वो कौन सी है, जयदेवी। फिर चक्रधर, चक्रधर बीज रहित किस्म है। नींबू की बीज रहित किस्म कौन सी है, चक्रधर है। नींबू की बीज रहित किस्म कौन सी है, चक्रधर है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट पाती नींबू, सर्वाधिक खट्टी, सर्वाधिक खट्टापन होता है इसमें। किसमें, पाती नींबू में सर्वाधिक क्या होता है, खट्टापन होता है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारी प्रमालिनी किस्म थी, प्रमालिनी, इसके अन्य नाम, प्रमालिनी को क्या कहते हैं अपने, प्रमालिनी के जो अन्य नाम है ये देख लेना आप। परभनी, प्रमालिनी को क्या कहते हैं, परभनी कहते हैं। नेक्स्ट MAU, और ये प्रमालिनी कहाँ से निकली है, महाराष्ट्र से। प्रमालिनी कहाँ से निकली है, महाराष्ट्र से निकली है। कहाँ से निकली है आपकी, महाराष्ट्र से निकली है। प्रमालिनी का अन्य नाम क्या है, परभनी, MAU, और ये कहाँ से निकली है, महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र से निकाली गई है, महाराष्ट्र से निकाली गई है। कौन सी, प्रमालिनी। नेक्स्ट ये क्या है, कैंकर प्रतिरोधी किस्म। नींबू में एक रोग होता है सिट्रस कैंकर, तो कैंकर प्रतिरोधी किस्म। नेक्स्ट एक किस्म आती है मीठा चिकना। नींबू की कौन सी किस्म जो मीठे जूस के लिए प्रसिद्ध है, जूस के लिए, कौन सी है अपनी, मीठा चिकना। जूस के लिए प्रसिद्ध किस्म कौन सी है अपनी, मीठा चिकना है। नेक्स्ट साई सरबती, साई सरबती। नेक्स्ट किस्म कौन सी है नींबू की, दिखाई दे रहा है आपको, साई
साई सरबती है। और जो साई सरबती है इसके अन्य नाम है PKM फर्स्ट, इसे राहुरी भी कहते हैं। साई सरबती को क्या कहते हैं? PKM फर्स्ट और राहुरी कहते हैं इसे। राहुरी और PKM फर्स्ट, ये किसके अन्य नाम है? साई सरबती की। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिएगा। हो गया भी। अब देखो जय देवी, सुगंध की देवी। कौन सी? जय देवी सबसे सुगंधित है। कहाँ से? तमिलनाडु। तमिलनाडु जयललिता, याद रखना। सबसे सुगंधित किस्म है। चक्रधर, बीज रहित किस्म। पाती नींबू, सर्वाधिक खट्टापन। चक्रधर में चक्कर होता है, बीज नहीं होता। चक्रधर में चक्कर होता है, बीज नहीं होता। पाती नींबू, सर्वाधिक खट्टी कौन सी है? पाती नींबू है। सर्वाधिक खट्टी कौन सी है? पाती नींबू। परमालिनी के अन्य नाम परभनी, MAU। कहाँ से निकली है? महाराष्ट्र से। कैंकर प्रतिरोधी भी कौन सी? परमालिनी। कैंकर, परमालिनी। कैंकर प्रतिरोधी किस्म कौन सी? आपकी परमालिनी है। मीठा चिकना, जूस के लिए प्रसिद्ध किस्म। जूस के लिए प्रसिद्ध किस्म कौन सी? मीठा चिकना। साई सरबती का अन्य नाम राहुरी या PKM फर्स्ट भी इसे कहा जाता है। तो ये नींबू की जो किस्में हैं वो होगी केके बाई, लेमन लेसी। तो कागजी नींबू, कागजी कला, 12मासी, पंत लेमन फर्स्ट, इंदौर सीडलेस। मैं नहीं लूंगी कौन लेसी? विक्रम लेसी, परमालिनी लेसी। और कौन लेसी? जय देवी लेसी, तेनाली लेसी। चक्रधर क्या है? बीज रहित किस्म। मीठा चिकना जूस के लिए प्रसिद्ध है। मीठा चिकना किस लिए प्रसिद्ध है? जूस के लिए प्रसिद्ध है। साई सरबती का अन्य नाम PKM फर्स्ट और राहुरी। PKM फर्स्ट और राहुरी। साई सरबत PKM, M माने में, शरबत PKM फर्स्ट राहुरी। शरबत PKM फर्स्ट राहुरी। ये अपनी नींबू की सारी जो किस्में थी कंप्लीट किस्में हो चुकी है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। नेक्स्ट अपने आगे बात करेंगे। कल देखो बात कर ली थी नींबू के अंदर हमने पौधे से पौधे की दूरी 6 × 6 मीटर रखते हैं। गड्ढे से गड्ढे का आकार 75 × 75 सेंटीमीटर होता है। अब नींबू में बात करते हैं अपनी खाद व उर्वरक। किसकी बात करेंगे? अपने खाद व उर्वरक की बात करेंगे। ठीक है। और रोपण नींबू का कब होता है? यहाँ लिख देना, रोपण। नींबू का रोपण, शाबाश, बताओ भी कब होता है? नींबू का रोपण कब होता है? जुलाई और अगस्त के महीने में। कब होता है? जुलाई और अगस्त में। रोपण कब करेंगे? जुलाई और अगस्त में। नेक्स्ट, खाद व उर्वरक। तो नींबू के अंदर खाद व उर्वरक की यदि बात करें तो क्या आता है इनके अंदर? खाद व उर्वरक के अंदर नींबू में जो खाद और उर्वरक है उसकी बात करते हैं अपने। तो खाद और जो उर्वरक है उसके अंदर देखना नींबू के अंदर 5 वर्ष तक। तो पहले यहाँ लिख लेंगे अपने वर्ष। 1 वर्ष पर, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष और 5 साल, 5वें साल। ये अपने क्या आगे? वर्ष आगे। फिर गोबर की खाद, गोबर खाद, यूरिया, ये सारणी है आप बना लेना। यूरिया, सुपर फास्फेट, और लास्ट आएगा आपका म्यूरेट ऑफ पोटास। म्यूरेट ऑफ पोटास। इनकी मात्रा कितनी देंगे? देखो गोबर की खाद 10 kg प्रति पौधा आएगी भी। फिर 20 kg, फिर 30 kg प्रति पौधा, फिर 40 kg प्रति पौधा, फिर 50 kg प्रति पौधा।
ये नींबू के अंदर गोबर की खाद है। 10, 20, 30, 40, 50। यूरिया कम डालते हैं, पता ही है, 125 ग्राम प्रति पौधा। 125 के बाद में ये आ जाएगी आपकी 250 ग्राम प्रति पौधा। 250 के बाद में 375 ग्राम प्रति पौधा, फिर 500 ग्राम प्रति पौधा और फिर 625 ग्राम प्रति पौधा जो आपकी है यूरिया की खाद है। फिर आपने देखना सुपर फास्फेट, ये चलेगी थोड़ी ज़्यादा है, तो ये है अपनी 250 ग्राम प्रति पौधा, 500 ग्राम प्रति पौधा। 500 के बाद में 250 कूदना है तो 750 ग्राम प्रति पौधा, फिर 1000 ग्राम प्रति पौधा और फिर 1250 ग्राम प्रति पौधा। ये अपनी क्या आ गई सुपर फास्फेट की मात्रा। नेक्स्ट अपने बात करेंगे किसकी, म्यूरेट ऑफ पोटास की। तो म्यूरेट ऑफ पोटास पहले साल नहीं देंगे, दूसरे साल नहीं देंगे, तीसरे साल 200 ग्राम, चौथे साल भी 200 ग्राम और 5वें साल 400 ग्राम प्रति पौधा। 400 ग्राम प्रति पौधा। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। नेक्स्ट सिंचाई। ग्रीष्म काल में सिंचाई जो होती है 15 दिन और शीत ऋतु में 25 दिन के अंतराल पर। कितने दिन के अंतराल पर करेंगे, 25 दिन से। वैसे ग्रीष्म काल में 15 दिन और शीत काल में कितने दिन के अंतराल पर करेंगे, अपने 25 दिन के अंतराल पर करेंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। 5 वर्ष 10, 20, 30, 40, 50। यूरिया 125 की मात्रा बढ़ती जाएगी, 125, 250, 375, 500 और 625। सुपर फास्फेट 250, 500, 750, 1000 और 1250। म्यूरेट ऑफ पोटास प्रथम 2 साल नहीं देंगे, फिर 200, 200 और 400 ग्राम मात्रा देते रहेंगे। तो इसको एक बार रफ कर देता हूँ मैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। रोपण कब करते हैं नींबू का, जुलाई और अगस्त में। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई समस्या है किसी प्रकार की तो वो दोबारा पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट यदि बात करें अपने नींबू के अंदर प्रवर्धन। मुख्यतः बीज से। क्यों? क्योंकि बीज से बहुभुरणता पाई जाती है। क्योंकि बहुभुरणता, एक ही बीज से 3-4 पौधे निकल जाते हैं, इसे कहते हैं बहुभुरणता पाई जाती है। लेकिन इसके अलावा यदि प्रवर्धन की बात करें तो नंबर 1 आएगा अपने बहुभुरणता पाई जाती है, इसीलिए करते हैं जुलाई और अगस्त के महीने के अंदर, ध्यान रखना। नेक्स्ट यदि बात करें तो प्रवर्धन की अन्य विधि गुट्टी दाब। गुट्टी दाब से, और गुट्टी दाब के कारण इसमें क्या होता है, प्रवर्धन किया जाता है। तो गुट्टी दाब जब अपने प्रोपेगेशन या प्रवर्धन का चैप्टर अलग से पढ़ेंगे तो वहाँ कंप्लीट आपको बताऊंगा गुट्टी दाब है ये क्या होता है। नेक्स्ट यदि अपने बात करें, सिंचाई की बात कर ली हमने, कटाई छंटाई की बात होगी तो कटाई छंटाई की ज़्यादा ज़रूरत इसके अंदर नहीं पड़ती। नेक्स्ट बात करेंगे सीधा डायरेक्ट उपज और इसका भंडारण। उपज और भंडारण पर, उपज कितनी प्राप्त होती है और इसका भंडारण अपने कैसे करते हैं, तो ये देख लेना। नंबर 1 उपज की बात करेंगे तो फल कब देता है, फल देना। तो नींबू है ये फल देना 3 से 4 वर्ष बाद आरंभ। कितने साल का पौधा है वो फल देना प्रारंभ कर देगा, 3 से 4 साल का पौधा है वो फल देना प्रारंभ कर देगा नींबू के अंदर। नेक्स्ट यदि इसके अंदर बात करें, तोड़ना कब चाहिए, नींबू हल्का पीला रंग का हो जाए तब नींबू को तोड़ लेना चाहिए, ठीक है। फलों की संख्या, एक पौधे से कितने फल हमें प्राप्त हो सकते हैं, तो ध्यान रखना 1000 से 1200 फल
प्रति पौधा। उपज की बात कर रहे हैं तो 1000 से 1200 फल है वो प्रति पौधा हमें प्राप्त होते हैं। और मात्रा यदि इसकी बात करें, वजन 50 से 75 kg प्रति पौधा। वजन कितना होता है? 50 से 75 kg प्रति पौधा। भंडारण की यदि बात करें तो 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर और 85 से 90% आपेक्षिक आर्द्रता पर, 85 से 90% अपेक्षित आर्द्रता पर 42 दिन। कितने दिन के लिए? 42 दिन के लिए। या आप इसको कर सकते हो 35 से 42 दिन या 5 से 6 सप्ताह तक इसका क्या किया जाता है? भंडारण किया जाता है। तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये नींबू में भंडारण आपका हो गया। यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो पूछ सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, भी रफ कर देता हूँ इसको। हजार से 1200 फल आगे, 50 से 75 kg, 5 से 6 वीक के लिए भंडारण यानी 35 से 42 दिन हो गए। 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है। 85 से 90% आपकी क्या रहेगी? आर्द्रता रहेगी। खाद मैंने आपको बता दी, यूरिया 125 का चलेगा और उसके अलावा जो सुपर फास्फेट है ये 250 से चलेगी और म्यूरेट ऑफ पोटास 200, 200 और 400 और गोबर की खाद 10, 20, 30, 40 से 50 चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करते हैं नींबू के अंदर कुछ और जो विशेष बातें थी उनकी बात कर लेते हैं नींबू में। तो देखो, नींबू में कुछ रोग आते हैं, उनसे संबंधित अपने चर्चा करते हैं। नंबर 1 की बात करें तो देखो, जैसे कटाई छंटाई, मोस्टली दिसंबर जनवरी में होती है। प्रूनिंग कहते हैं इसे, क्या कहेंगे? प्रूनिंग या ट्रेनिंग। नींबू में क्या कहलाता है? ये ट्रेनिंग कहलाता है या प्रूनिंग कहलाती है। और नींबू में पुष्पन कब आता है? वही आम वाला फरवरी मार्च। पुष्पन का समय इसमें क्या रहेगा? फरवरी मार्च का समय। अब पढ़ते हैं नींबू से संबंधित प्रमुख रोग। नंबर 1, गोदांती रोग। गोदांती रोग यानी जो गोदांती रोग है इसका अन्य नाम क्या है? गम्मोसिस। नींबू का जो पौधा होगा उसमें डालियों से हल्का हल्का गूंद वगैरह निकलना प्रारंभ हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? गम्मोसिस या गोदांती रोग कहते हैं। ये एक कवक के कारण होता है, कवक जनित है। और कवक कौन सा है आपका? इसके अंदर कवक की बात करें तो फाइटोप्थोरा कवक से होता है। फाइटोप्थोरा जो कवक है उससे नींबू के अंदर गम्मोसिस रोग होता है। उपचार किससे करेंगे? बोर्डो मिश्रण से। और बोर्डो मिश्रण दिया किसने था? इसका जनक कौन है बोर्डो मिश्रण का? मिलारडेट है, याद रखना, मिलारडेट। जनक कौन है इसका? मिलारडेट। बोर्डो मिश्रण का जनक कौन है? मिलारडेट। अब बोर्डो मिश्रण पता ही आपको क्या क्या होता है? बोर्डो मिश्रण के अंदर पानी होता है, चूना होता है और Cu यानी कॉपर होगा। तो बोर्डो मिश्रण क्या क्या आएगा? पानी, चूना और कॉपर। इन तीनों से क्या करेंगे? अपने बोर्डो मिश्रण तैयार करेंगे। कॉपर CuSO4 कॉपर सल्फेट बोलते हैं। 1:1:1 यानी 1 kg 1 kg 1 kg। मात्रा क्या रखेंगे? समान। और इससे क्या कर देंगे? उपचारित। तो गोदांती या गम्मोसिस रोग कवक जनित है, फाइटोप्थोरा कवक से होता है। बोर्डो मिश्रण का जनक मिलारडेट, इससे इसका क्या कर देंगे? अपने उपचार कर देंगे। ठीक है, भी मिटो देता हूं।
नेक्स्ट यदि अपने बात करें नींबू के बाद में यानी गोदाती जो रोग है, इसके बाद में नेक्स्ट जो रोग आता है वो आता है सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर रोग, सिट्रस कैंकर, सिट्रस कैंकर है, ये एक जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित है, ध्यान रखना। और जीवाणु इसके अंदर जो पाया जाता है, कौन से जीवाणु के कारण सिट्रस कैंकर होता है, तो जेंथोमोनास, जेंथोमोनास एक्सेनोपोडिस, सिट्राई, सिट्रियाई, जेंथोमोनास एक्सेनोपोडिस सिट्राई के कारण क्या होता है, ये रोग होता है। अब ठीक है सर, ठीक है जी, ठीक ठीक। जीवाणु जनित रोग है सिट्रस कैंकर, जेंथोमोनास एक्सेनोपोडिस के कारण होता है। और जो ये जीवाणु है इसका सर्वाधिक वाहक कीट है इसका, वो है लीफ माइनर। लीफ माइनर कीट इसको सर्वाधिक फैलाता है, किसको, सिट्रस कैंकर रोग को। इसका भी उपचार कैसे करेंगे, बोर्डो मिश्रण से। और बोर्डो मिश्रण किसने दिया था, पता ही आपको, मिलारडेट ने। CuSO4, चूना और पानी, ये कितना आ जाएगा, 1:1:2, या कई जगह आपका ये लिखा होता है 5:5:10। एक ही बात है, डबल, पानी डबल हो जाएगा, ये दोनों आधे आधे रहेंगे। तीसरा जो वायरस होता है इसमें एक ट्रिस्टेंजा वायरस, ट्रिस्टेंजा वायरस, नींबू के अंदर एक वायरस आता है, कौन सा, ट्रिस्टेंजा वायरस। और ट्रिस्टेंजा वायरस है, इसका वाहक यदि पूछ ले हमसे तो एफिड होता है। वाहक कौन है इसका, एफिड कीट है, ठीक है। फिर एक माइकोप्लाज्मा जनित रोग है जिसे कहते हैं अपने सिट्रस ग्रीनिंग, ग्रीनिंग, हरापन दूर हो जाता है, पत्तियां पीली, ग्रीनिंग, ये माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा जनित। और कौन सा माइकोप्लाज्मा होता है, साइलो। कौन सी माइकोप्लाज्मा से होता है, साइलो जो माइकोप्लाज्मा है उनसे कौन सा होता है, स्ट्रेस ग्रीनिंग जो रोग है। हो गया, तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कॉपर की कमी या Cu की कमी से डाइबेक रोग होता है, डाइबेक रोग। वैसे तो जो पत्तियां सूखती है वो पहले जड़ से, लेकिन इसमें पहले डाई यानी उल्टा चलेगा, यानी पहले टहनियां सूखेगी फिर नीचे जड़ बाद में सूखेगी। तो ये डाइबेक रोग है, ये किसके कारण होता है, Cu की कमी से। उपचार कैसे करेंगे, 0.3% कॉपर ऑक्सी क्लोराइड से इसका क्या कर सकते हैं अपने उपचार। डाइबेक रोग का उपचार कैसे करेंगे, 0.3% कॉपर ऑक्सी क्लोराइड से। फिर जिंक की कमी से, लिटिल यानी छोटा, लिटिल लीफ रोग। और इसका उपचार कैसे करेंगे, जिंक की पूर्ति करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा उपचार। फिर एक आता है मोलिब्डेनम की कमी से, पिल्ला धब्बा रोग। ये ध्यान रखना, पिल्ला धब्बा रोग किस कारण होता है, मोलिब्डेनम की कमी से। तो Cu की कमी से डाइबेक रोग होता है, जिंक डाल देंगे, मोलिब्डेनम है,
की कमी से होगा तो मोलिब्डेनम अपना डाल देंगे। तो ये आज अपने जो कागजी नींबू था अपना वो यहाँ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अपनी क्लास जो रहेगी वो माल्टा की रहेगी और कल से एक क्लास मैं आपकी एनिमल हस्बेंड्री की शुरू कर दूंगा। जीके के अंदर अपनी कल्चर की चल रही है और एग्रीकल्चर में हॉर्टिकल्चर की चल रही है। कल से मैं आपकी एनिमल हस्बेंड्री की क्लासें डालना स्टार्ट कर दूंगा। हॉर्टिकल्चर एनिमल हस्बेंड्री दोनों अपने साथ में चलेंगे और उसके बाद में कल्चर और हिस्ट्री अपने साथ लेकर चलेंगे। तो ध्यान रखना, कल्चर और एक क्लास आपको कल हिस्ट्री की, एक कल्चर की और एक इसके अलावा हॉर्टिकल्चर की मिलेगी और दूसरे मिलेगी एनिमल हस्बेंड्री की। तो यहाँ आपका नींबू वर्गीय जो फसल है, तो नींबू वर्गीय में हमने नींबू है, कागजी नींबू, वो अपना कंप्लीट हो गया। अब आपको नमस्कार, धन्यवाद आपका, और ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ओके, ऑल दी बेस्ट।